नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी देख रहे हैं प्रचंड प्रयास की टीम पूरे सार्थक प्रयास के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुई है और हम सभी का प्रयास है कि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हिंदी माध्यम में उचित से उचित शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके और इसी प्रयास के साथ हम सभी आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इन्हीं श्रृंखलाओं में मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IUCN। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये संगठन किस प्रकार का है, किस स्तर पर ये कार्य करता है, क्या ये सरकारी संगठन है या फिर गैर सरकारी संगठन है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, किस प्रकार ये कार्य करता है। इन तमाम बातों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से काफी प्रश्न उठाए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। IUCN क्या होता है, किस प्रकार ये कार्य करता है। IUCN जो है एक गैर सरकारी संगठन है, एक बहुत बड़ा NGO है, परंतु इसमें सरकारें भी अपना सहयोग देती हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, सोचने वाली बात है कि एक NGO जो मतलब गैर सरकारी है परंतु उसमें सरकार भी अपना सहयोग कर रही है, तो सोचिए इसका मतलब इसका कार्य काफी अच्छा होगा, काफी बेहतरीन कार्य ये कर रहे होंगे। तो यह दुनिया भर में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का एक सदस्य संघ है, सतत विकास में सुधार करने और एक निष्पक्ष समाज का निर्माण करने का प्रयास करता है, जो पर्यावरण का सम्मान और सुरक्षा करता है। यानी इसका जो प्रमुख कार्य है वो पर्यावरण के सम्मान और सुरक्षा के लिए कार्य करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये सरकार और गैर सरकारी संगठन दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो एक UN का एक अंग है, उसका ये सदस्य है, इसको वहाँ की सदस्यता प्राप्त है और ये एकमात्र संगठन है जिसको वहाँ की सदस्यता प्राप्त है। पर्यवेक्षक है, ये पर्यवेक्षक सदस्यता इसको प्राप्त है। और पर्यवेक्षक का मतलब ये होता है इसको मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु ये वाद विवाद में हिस्सा ले सकता है। अगर कोई भी संगठन किसी भी संघ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करता है तो उसका मतलब ही यही होता है, उसका अर्थ ही यही होता है कि उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, परंतु वो वाद विवाद वहाँ की सुनवाइयों में भाग ले सकता है, अपनी बात रख सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। बहुत ही छोटा सा अंतर होता है परंतु बहुत ही व्यापक होता है, क्योंकि मतदान जो है ये अपने आप में एक निर्णयकारी भूमिका निभाता है। इसलिए IUCN में जो है, IUCN अगर UN का महासभा का सदस्य है तो ये अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाली बात होती है। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी संरचना कैसा है, कब इसकी स्थापना हुई है। तो जो IUCN का है, सबसे पहले किसी भी संगठन को हम पढ़ते हैं, उसका लोगो जानते हैं, उसका सिद्धांत जानते हैं क्या होता है। तो उसका सिद्धांत है जीवन और आजीविका के लिए संयुक्त, यानी कि जीवन के लिए किसी भी प्राणी, किसी भी वनस्पति, किसी भी जीव के लिए अगर जीवन और उसके आजीविका के लिए जो है ये प्रयासरत रहते हैं। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है ये किस प्रकार का संगठन है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि सरकार और गैर सरकारी सदस्य मिल करके चलाते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय, किसी भी संस्था का हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर वो अपनी कार्य प्रणाली को आगे सुचारू रूप से बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य है प्राकृतिक संरक्षण और जैव विविधता के लिए कार्य करना। प्रकृति अपने एक में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है मनुष्यों के लिए, तो इसलिए प्रकृति के बारे में काम करना, प्रकृति के लिए काम करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, वरना हम तमाम तरह की परेशानियों, समस्याओं से जूझने लगते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो यह प्रकृति से ही संबंधित है। उसके बाद वनों का विनाश हो रहा है, जिससे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत मतलब हानि है प्रकृति की। तो इसलिए जो है हमें प्रकृति के लिए काम करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो IUCN है ये
प्रकृति के संरक्षण के लिए और जैव विविधता के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है, किस स्तर पर यह कार्य करता है। तो इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, पूरे विश्व स्तर पर यह कार्य करता है। विश्व के तमाम देश इनकी जो है रिपोर्ट्स वगैरह को ध्यान देते हैं, इनको देखते हैं, उनका आकलन करते हैं, उनको अपने संगठनों में शामिल करते हैं। उसके बाद आता है इसकी सदस्यता। तो लगभग 1400 सदस्य हैं इसके और 900 से अधिक स्टाफ इनके पास है। IUCN के पास 900 से अधिक स्टाफ है। इसके बाद हम किसी भी संगठन के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसका उद्देश्य जानना कि वो किस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। अब हम थोड़ा सा व्याख्या करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है वन्य जीव और जैव विविधता का संरक्षण। आपको बातों से मतलब वाक्य से ही ये प्रकट हो रहा है कि ये वन्य जीवन यानी कि जो भी जीव वन में रहते हैं वो किसी भी प्रकार के जीव हो सकते हैं, बाघ है, शेर है, चीता है, इसके बाद हाथी है और जो है और छोटे छोटे जीवों पे आते हैं तो खरगोश है, पक्षी हैं, तरह तरह के कुछ रेप्टाइल्स हैं। तो ये सभी के संरक्षण के विषय में बात करता है, सभी के संरक्षण के लिए कार्य करता है, क्योंकि ये सभी मिल करके जैव विविधता का निर्माण करते हैं, बायोडायवर्सिटी का निर्माण करते हैं। केवल जीव ही अकेले बायोडायवर्सिटी में शामिल नहीं होते हैं, जैव विविधता में जीव, वनस्पति सभी को मिला करके जैव विविधता बनती है। तो इसीलिए हमें हर किसी के लिए कार्य करना आवश्यक हो जाता है। यह संघ वन्य जीवन के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और उनकी अधिकता के लिए काम करता है। यानी अगर कोई जीव विलुप्त हो रहा है तो ये प्रयास करते हैं कि वो विलुप्त ना होने पाए, उनको हम किसी भी स्तर तक बचाने का प्रयास करते हैं, उनको हम बचा सके, उनकी जनसंख्या को ज़्यादा कर सके। जैसे अभी हम बाघों के लिए प्रयासरत हैं, जो है बाघ संरक्षण योजनाएं तमाम तरह की चल रही है। अपने भारत में भी बाघ संरक्षण योजना चल रही है। प्रोजेक्ट टाइगर पर हम लोग बहुत ही अथक प्रयास, बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं और हमारे यहाँ बाघों की संख्या बढ़ी भी है, इसका परिणाम है ये। तो इस प्रकार ये कार्य वन्य जीवन के लिए करते हैं। उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए, ये जानना जरूरी होगा कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। जो भी संसाधन जो हमें प्रकृति से उपलब्ध होते हैं वही होते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे वनों से हमें लकड़ी मिलती है, वनों से हमें और भी तरह तरह की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे नीम है, नीम से हम तमाम औषधि बनाते हैं, तुलसी से बनाते हैं। तुलसी वन में नहीं मिलता, उसको तो हम घरों में भी उगा लेते हैं। ऐसे पीपल है और भी कई तरह की वनस्पतियां होती हैं। उसके बाद कुछ जो है जानवर ऐसे होते हैं जिनसे हम तरह तरह की औषधियां बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधन है, जल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। अगर महासागर हैं, नदियां हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इनके अंदर भी तमाम जीवों का विकास होता है, तमाम तरह की वनस्पतियां विकसित होती हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े प्राकृतिक संसाधन है और इन सभी के संरक्षण के लिए IUCN कार्य करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व जो है ग्रस्त है। पूरा विश्व इसलिए काम कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम किसी भी तरह से कंट्रोल कर सके, ग्लोबल वार्मिंग ना होने पाए। परंतु ये बहुत ही व्यापक टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा फिर किसी लेक्चर में करेंगे। लेकिन ये जो IUCN है ये जलवायु परिवर्तन के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन को हम किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जलवायु जो हमारी जो है वातावरण है वो काफी गर्म हो जाता है और जिससे तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो जो IUCN है ये जलवायु परिवर्तन के लिए भी कार्य करता है। यह संघ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करता है और समुद्री तटों, वन्य जीवन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में समर्थन प्रदान करता है। इसका मतलब है कि जो IUCN है ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करता है। अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसे हमें क्यों रोकना चाहिए, क्या आवश्यकता है इसको रोकने की। तो ये अध्ययन करता है कि जलवायु परिवर्तन अगर हो रहा है तो इससे किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। कुछ जैसे बर्फ, हिमालय है या कोई भी ऐसी ऊंची चोटियां, ठंडा प्रदेश है, वहां पे बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठेगा और उसमें बहुत सारे महाद्वीप ऐसे होंगे जो डूब जाएंगे। जैसे कि कहा जाता है मालदीव जो बहुत जल्दी ही डूबने वाला है। तो सोचिए अगर एक पूरा देश जल के अंदर जाएगा तो इसमें बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसीलिए जलवायु परिवर्तन पर काम करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण। IUCN पर्यावरण संरक्षण की विभिन्न पहलों में सहायता करता है, जैसे कि वन्य जीव आपदाओं के प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण के लिए नीतियों का विकास। मतलब है
कि जलवायु जो पर्यावरण संरक्षण है, इसमें ये आपदाओं के प्रबंधन, यानी कोई आपदा आती है तो उसमें कैसे हम प्रबंधन का कार्य करेंगे, उससे कैसे हम बचेंगे, उसमें हम कैसे पहले से ही हमें जानकारी हो जाएगी कि हमें भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाली है, तो इन तरह के चीज़ों पे भी ये कार्य करता है। और प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण तो एक बहुत बड़ा व्यापक मुद्दा हो गया है हमारे समाज में, जिसके नियंत्रण के लिए भी यह कार्य करता है और इनके नियंत्रण के लिए तरह तरह की नीतियों का विकास करने के लिए प्रयासरत रहता है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है प्रचंड प्रयास, यूपी में पहली बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा सार्थक प्रयास है प्रचंड प्रयास। आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और जो है हमारे प्रचंड प्रयास के सार्थक प्रयास को और सार्थक करने में हमारी मदद करिए। उसके बाद आते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हम लेके आए हैं प्रचंड प्रयास को, और सभी कोर्सेज 50% ऑफ, मतलब 50% ऑफ हैं सभी कोर्सेज पर। तो आप प्लीज इसको जरूर से जरूर लीजिए, ये आपको बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही फायदा देगा। जो भी बच्चे 1 से लेकर के 12 तक के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी पूरी टीम उपस्थित हुई, हमारी पूरी टीम प्रयासरत है। आप इन कोर्सों को जरूर परचेज करिए ताकि आप लोगों को इनका लाभ मिल सके। उसके बाद हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ के कार्य क्या है। जैसा कि हमने अभी उद्देश्य पढ़ा, तो उद्देश्य उसके क्या क्या थे हमने जाना। अब उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है संगठन को कुछ कार्य भी करने पड़ेंगे। तो ये किस तरीके से कार्य करता है, इसके कार्य करने का क्या तरीका है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अनुसंधान और वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि कहीं भी कोई समस्या आ रही है, अगर इनको प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं तो पहले ये रिसर्च करेंगे उस पर, वनों में या फिर जहाँ भी जो है इनको लगेगा कि यहाँ पर कुछ पर्यावरण में समस्या आ रही है तो ये वहाँ पे रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे कि किन प्रकार की समस्याओं से ये वातावरण, ये पर्यावरण जूझ रहा है। उसके बाद ही उस पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आता है नीति निर्माण और समुदायों के साथ सहयोग। आप सोचिए, अगर हमें समस्या पता चल जाएगी तो हम कैसे उस पर कार्य करेंगे। जब तक हम कुछ योजना नहीं बनाएंगे, जब तक हम कुछ नीतियां नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस पर जो है एक योजनाबद्ध तरीके से, क्रमवार तरीके से काम करना मुश्किल होगा। इसलिए ये जब अध्ययन कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, इनको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही हैं, तब ये नीति निर्माण करते हैं, नीतियों का विकास करते हैं, योजना बनाते हैं कि किन प्रकार हम इन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रशिक्षण और शिक्षा। देखिए, कोई अकेले कोई कार्य नहीं कर सकता है। आपको, अगर आप पर्यावरण में, आप जो है एनवायरमेंट में कोई काम करना चाहते हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना होगा, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो। तो ये जो है शिक्षित करते हैं कि किस प्रकार हम इसमें जो है कार्य कर सकते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि लोग उसमें अच्छा से अच्छा कार्य कर सके। उसके बाद आता है क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। देखिए, जो पर्यावरण एक व्यापक मुद्दा है, इसको आप सीमा में नहीं बांध सकते हैं कि भारत का पर्यावरण अलग है और जो है चाइना का अलग है, अमेरिका का अलग है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण जो है एक पूरे विश्व का मुद्दा है। पर्यावरण पूरे विश्व में फैला हुआ है, प्रकृति पूरे विश्व में फैली हुई है। आप महासागरों को बांट नहीं सकते हैं कि इतना महासागर मेरा है, इतना महासागर आपका है। आप नदियों को बांट नहीं सकते हैं कि नदियां अगर भारत में ही बह रही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ नदियां हैं जो पाकिस्तान भी जा रही हैं, अफगानिस्तान भी जा रही, चाइना भी जा रही, मालदीव भी जा रही। तो आप जो है नदियों को बांट नहीं सकते हैं, महासागरों को बांट नहीं सकते हैं, वनों को बांट नहीं सकते हैं। केवल आप अधिकार जमा सकते हैं, हाँ ये इतना एरिया मेरा है, परंतु कार्य आपको व्यापक तौर पे ही करना होगा, सभी के साथ सहयोग के साथ ही करना होगा, वरना आप जो है अधूरा काम ही कर पाएंगे, आप सफल नहीं होंगे उस कार्य में। क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, प्रकृति एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें सहयोग के साथ ही कार्य करना होगा। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुनिश्चित करने का कार्य भी करते हैं। उसके बाद आता है प्रोत्साहन और प्रशंसा, यानी कि ये प्रोत्साहन जो है लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आप पर्यावरण के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप ये समझ लिए आप एक बहुत व्यापक पैमाने पे कार्य कर रहे हैं, चाहे आप छोटे स्तर पर ही कर रहे हैं, परंतु उसका लाभ जो है केवल आपको नहीं मिलेगा और भी तमाम लोगों को मिलेगा। और इससे आप एक जो है सार्थक प्रयास है आपका, आप हित के लिए कार्य कर रहे हैं। लोगों को किसी की भी अगर आप प्रशंसा करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों के अंदर उत्साहवर्धन होता है और लोग और अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो IUCN जो है वो प्रोत्साहन और प्रशंसा के माध्यम से लोगों से उचित कार्य कराने का प्रयास करता है। तो ये इस प्रकार से IUCN जो है
कार्य करते हैं। उसके बाद इनका जो सबसे प्रमुख कार्य है, ये एक रेड डेटा लिस्ट जारी करते हैं, जिसके थ्रू ये बताते हैं कि कौन कौन से जीव जो है वो किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन विलुप्त हो गए हैं, कौन से जीव विलुप्त होने के कगार पे हैं, या कौन कुछ वर्षों में कुछ जीव विलुप्त हो जाएंगे। जीव, वनस्पति, कवक, सबके लिए ये जो है रेड डेटा बुक जारी करते हैं, रेड लिस्ट। तो हम देखते हैं इनकी कैटेगरीज क्या हैं। रेड लिस्ट में लगभग 9 कैटेगरीज हैं, 9 कैटेगरीज के माध्यम से ये रेड लिस्ट जारी करते हैं। तो इन 9 कैटेगरीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या है ये कैटेगरीज। देखिए, जो ऊपर की 5 कैटेगरीज हैं, इन्हीं के बारे में जो है जानकारी हमें प्राप्त है। उसके बाद की जो 4 कैटेगरीज है, इनके बारे में अभी कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, इनको केवल जो है उसमें शामिल कर लिया गया, परंतु इसके बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले है विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट। विलुप्त का, जैसे कि आप शब्दों को अगर समझिए तो विलुप्त का मतलब ये है कि जो लुप्त हो चुका हो, गायब हो चुका हो, इस पृथ्वी पर जिसका वास नहीं हो, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं विलुप्त। मतलब वो कहीं भी शेष नहीं बचे हैं, ना वो वन में हैं, ना वो चिड़ियाघर में हैं, ना किसी कृत्रिम माध्यम में हैं, उनका कोई भी अवशेष अगर पृथ्वी पर नहीं है तो उनको बोलते हैं कि ये विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद आता है वनों में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। जब आप शब्दों पे जाते हैं तो वनों में विलुप्त का मतलब होता है वो अपने प्राकृतिक आवास से विलुप्त हो चुके हैं, परंतु किसी कृत्रिम आवास में वो अभी भी बचे हुए हैं, कुछ हद तक 2-4-10, जैसे कि चिड़ियाघरों में रखे हैं, म्यूजियम से, कहीं भी इस तरह की जगहों पर ये वनों से तो ये विलुप्त हो गए हैं, परंतु कृत्रिम जगहों पर ये अभी भी शेष हैं। उसके बाद आता है गंभीर रूप से संकटग्रस्त। गंभीर रूप से संकटग्रस्त में वो जीव आते हैं जो अभी तो जो है विलुप्त नहीं हुए, परंतु उनकी बहुत छोटी सीमा ही बची हुई है, कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाएंगे, जिसमें उनकी लगभग 70 से 90% जनसंख्या तो खत्म हो चुकी है। लगभग मात्र 10% या 15% जनसंख्या उनकी बची हुई है, जिसमें हम कह सकते हैं अगर वयस्क जो है उनके वयस्क उस पर जाएं, वयस्कता के आधार पर जाएं, तो लगभग 50 के करीब जो है वो लोग बचे हुए, वो जीव के लगभग 50 के करीब बचे हुए हैं। तो एक बहुत छोटा जो है आंकड़ा है ये, कि आप सोचिए कि पूरे विश्व में 50 जीव बचे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत जल्दी ही समाप्त होने के कगार पर हैं। उसके बाद आते हैं संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड में वो जीव आते हैं जिनकी लगभग 50 से 70% जनसंख्या खत्म हो चुकी है, और लगभग 30% जनसंख्या, 30 से 40% जनसंख्या ही बची हुई है। और अगर इनके वयस्कता के आधार पर हम देखें तो लगभग 250 वयस्क इनके बचे हुए हैं, और बाकी सभी विलुप्त हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाले भविष्य में संकटग्रस्त है, आने वाले भविष्य में ये कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पर है। उसके बाद आते हैं सुभेद्य वनरेबल। इसमें क्या होता है कि लगभग 30 से 50% जनसंख्या ही इनकी बची हुई है, और बाकी जनसंख्या इनकी विलुप्त हो गई 50% के करीब, 50 से 60% के करीब। तो इसमें जो इनकी वयस्कता के आधार पे अगर इनको देखा जाए तो लगभग 1000 जीव इनके बचे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं पूरे वर्ल्ड में अगर 1000 जीव बचे हैं तो उसका क्या ही मतलब होगा। तो इसलिए जो है इनकी जो ये 9 कैटेगरीज हैं इन्होंने दी हुई हैं, ताकि हम इनमें व्यापक स्तर से काम कर सकें, हम प्रयास कर सकें कि किस प्रकार से हमें इन जीवों को बचाने के लिए कार्य करना। जैसे हम तमाम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और जो है तमाम तरह के प्रोजेक्ट हम लाया करते हैं, भारत में इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसे अन्य विश्व भी अपने स्तर पर, अन्य देश भी अपने स्तर पर चला रहे हैं, कि ताकि हम वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है बाघों को बचाने की। भाई बाघ तो मांसाहारी होते हैं, वो कभी भी अगर हम मिल जाए तो हमें खा सकते हैं, हमारे मनुष्य को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु क्या आवश्यकता है इनको बचाने की। तो देखिए, कोई भी जीव अपने आप में जो है अनावश्यक नहीं है। अगर प्रकृति में कुछ है तो सब कुछ आवश्यक है। अगर भगवान ने कुछ बनाया है तो सबको आवश्यकता के अनुसार ही बनाया है। आप सोचिए, बाघ जो है मांसाहारी होते हैं, अगर बाघ नहीं होंगे, शेर नहीं होंगे, जो मांसाहारी जीव बड़े बड़े हैं वो नहीं होंगे, तो जो शाकाहारी जीवों की संख्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उनके रहने का स्थान भी कम पड़ जाएगा, और फिर जो है एक अराजकता फैलेगी कि वो कहीं भी चले जाएंगे और कहीं भी रहेंगे, और फिर मनुष्यों के लिए भी एक मतलब कठिन हो जाएगा इस पृथ्वी पर वास करना। तो इसलिए सबका एक
बनाया गया है कि आप जो है अगर शाकाहारी जीव हैं तो मांसाहारी जीवों का भी रहना जरूरी है, ताकि जो जनसंख्या है वो बैलेंस्ड बनी रहे, संतुलित बनी रहे। संतुलन के लिए हर कोई आवश्यक है पृथ्वी पर, इसीलिए शायद जो है प्रकृति ने जो बनाया है वो अपने आप में एक अनोखा ही कहा जा सकता है, एक अद्भुत ही कहा जा सकता है। प्रकृति में जो कुछ है सब कुछ अपने आप में सराहनीय है। उसके बाद हम आते हैं कि ये इनके जो है उपयोगकर्ता कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो है IUCN के कुछ उपयोगकर्ताओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि IUCN की जो लिस्ट है उसको उपयोग कौन कौन करता है। तो देखिए, जो IUCN की लिस्ट है इसको उपयोग जो है सरकारें करती हैं, सरकारी एजेंसियां करती हैं। जैसे हमारे यहाँ भी अगर वन्य जीवों पर कुछ रिसर्च होता है तो हम IUCN की रेड लिस्ट को लेकर के उसमें देखते हैं कौन कौन से जीव जो है किस किस कैटेगरी में है, और उसी हिसाब से हम उस रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। सरकारी एजेंसियां हैं, चिड़ियाघर भी यूज़ करती, मीडिया यूज़ करती, व्यापारिक समुदाय यूज़ करता है। ऐसे मतलब तमाम लोग हैं जो इसको, इनकी जो है रेड लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो IUCN अपने आप में जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, एक गैर सरकारी संस्था होने के बावजूद एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, और इन प्रयास की हम सराहना भी करते हैं, क्योंकि सरकारों के साथ सहयोग करते हुए कार्य करना भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य होता है। तो जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने आपको IUCN यानी कि जो है इंटरनेशनल IUCN के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। अगर हम IUCN की विस्तृत व्याख्या करने लगेंगे तो लगभग 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है। तो जो है मुझे उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रचंड प्रयास की टीम बहुत ही सार्थक प्रयास के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुई है। हम 1 से लेकर 12 तक के कक्षाओं के लिए नोट्स और पूरे वीडियोस के साथ उपस्थित हुए हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नोट्स का लाभ उठा सकते हैं, हमारे शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं, और एक अच्छे अनुभवी टीचर्स आपको शिक्षित करने के लिए आ रहे हैं। तो आप हमारे सहयोग करिए, हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके साथ अच्छा से अच्छा प्रयास करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और खूब अच्छे से रिवीजन करते रहिए, ताकि हमारा प्रयास, जिन प्रयासों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हों, वो सार्थक साबित हो। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।